वाला एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो हम इसमें 35 ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एग्जाम में ज़्यादा रिपीट होते हैं और पूछे जाते हैं, उनके बारे में डिस्कस भी करेंगे अच्छे से। तो जल्दी से आ जाइए लाइव सभी लोग, एंड एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी जुड़ जाएं इस टेस्ट में। चलिए जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। गुड इवनिंग सभी को, हेलो एंड गुड इवनिंग जितने भी लोग जुड़े हैं। ठीक है, तो आज का जो लाइव सेशन रहने वाला है इसमें हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें टॉप 35 क्वेश्चन रहेंगे। काफ़ी सारे लोग कल बोल रहे थे केमिस्ट्री का करो लाइव, तो आज केमिस्ट्री का रखने वाले हैं। 35 ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। 1 मिनट बाद हमारी क्लास शुरू हो जाएगी, जब तक सभी लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता है। ठीक है, और इसके अलावा आपको एक जानकारी देता हूँ, अनअकैडमी पर भी आप मेरे साथ पढ़ सकते हो। अनअकैडमी में मैथ, रीजनिंग, जीएस काफ़ी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद वहाँ जाकर राहुल सोलंकी सर्च करोगे तो मेरे सारे कोर्सेज आप देख पाओगे इसी तरह। चलिए गुड इवनिंग सभी को। तो आज हमारा जो रहने वाला है टेस्ट, तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्पेशल जो भी एग्जाम में साइंस पूछी जाती है, केमिस्ट्री पूछी जाती है, उन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। ठीक है, केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस करेंगे हम। तो 1 मिनट बाद अपनी क्लास शुरू हो जाएगी, जब तक सभी लोग जो है जुड़ रहे हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन थोड़ा सा लेट जाता है, इसलिए थोड़ा सा लेट शुरू करेंगे। करियर स्टडी, हाय हेलो एंड गुड इवनिंग सभी को। चलिए तो शुरुआत कर देते हैं आज का अपना लाइव सेशन, और एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको आप लाइव जोड़ना चाहते हो अपने साथ में। चलिए तो शुरुआत कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जब तक आप लोग इसका आंसर दीजिए, बाकी लोग और आ रहे हैं जब तक। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऑक्सीजन के बाद सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है, ये पूछा जा रहा है भूपर्पटी में। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको आंसर देना होगा। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि भूपर्पटी में जो है ऑक्सीजन के बाद सबसे प्रचुर तत्व जो है कौन सा है। एलिमेंट की यहाँ बात की जा रही है, प्रचुर मतलब सबसे ज़्यादा जो पूछा जा रहा है ऑक्सीजन के बाद। सबसे ज़्यादा तो ऑक्सीजन है, सभी को पता होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो ऑक्सीजन है, लगभग 46%। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है ऑक्सीजन के बाद। ठीक है, तो ऑक्सीजन के बाद क्या होता है, चलिए तो ऑक्सीजन के बाद क्या आएगा अपना, सिलिकॉन। ठीक है, 25 से 28% लगभग जो है 25 से 28% सिलिकॉन पाया जाता है। भूपर्पटी की बात की जा रही है, क्रस्ट की बात की जा रही है यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगा उसमें 46%, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद नंबर आता है लोहा, उसके बाद मैग्नीशियम। इस तरह से जो पाई जाती है भूपर्पटी की बात की जा रही है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी में सर्वाधिक जो है क्या पाया जाता है, तो लोहा हमारा आंसर होगा। ठीक है, सर्वाधिक क्या होगा, लोहा होता है पृथ्वी में, अगर आपसे पूछा जाए तो। लेकिन यहाँ पर एलिमेंट की बात की जा रही है, तो सबसे आगे आएगा ऑक्सीजन हमारा 46% के साथ, उसके बाद आएगा सिलिकॉन। ठीक है, उसके बाद एल्यूमिनियम, लोहा, मैग्नीशियम, इस तरह जो है सभी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ रहा है, दीजिए इसका आंसर क्या होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप से पूछा जा रहा है, क्या नाम है उसका। ठीक है, साइंटिफिक नेम आपको जो है उसका बताना है, केमिकली नेम। ठीक है, रासायनिक नाम यानी कि केमिकली नाम आपसे पूछा जा रहा है, नेम उसका क्या है, क्या कहते हैं उसको। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात की जा रही है यहाँ पर, POP। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, ज़्यादातर लोगों का आंसर आ रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। एंड इसके अलावा बात करें तो उसका फॉर्मूला पूछा जाता है कई बार, तो क्या होगा उसका, CaSO4 1/2H2O, ये इसका फॉर्मूला होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो इसका कैल्शियम सल्फेट राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, कांस्य आम का ब्रॉन्ज या कांसा। कांसा जो है तांबे और किसका जो है एक मिश्र धातु है। आपसे पूछा जा रहा है कांसा जो है, कांस्य कहें या ब्रॉन्ज कह लें या कांसा कह लें हम। कांसा आपसे ये पूछा जा रहा है, कांसा जो है तांबे के साथ साथ किसकी जो है मिश्र धातु है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मिश्र धातु से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। चल दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आपसे पूछा जा रहा है कांसा के बारे में, तो लगभग जो तांबे की बात की जाए तो लगभग 75%। ठीक है, 1/3 जो इसमें क्या होता है, तांबा होता है कांसे में। यहाँ बात करें ब्रॉन्ज की बात करें तो 75% तो इसमें तांबा होता है, प्लस 25% इसमें टिन होता है। इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, टिन कितने परसेंट होता है, 25% होता है, और 75% इसमें तांबा होता है ब्रॉन्ज में। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसमें कॉपर का प्रतिशत जो है अधिकतम है, आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से जो किसमें कॉपर का यानी कि तांबे की बात की जा रही है प्रतिशत किसमें अधिकतम होगा।
चलिए आंसर दीजिए। क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, ऑप्शन समझ के आंसर देना है, ठीक है। यहीं पर गलती करा ली जाती है आपसे एग्जाम में, इस तरह के ऑप्शन दिखते हैं तो पूछा जाता है कि कॉपर जो है किस में दिखता है, तो कॉपर तो तांबे में सबसे ज़्यादा ही होगा, तो तांबा यहाँ पर मिश्र धातु नहीं है, वो अपने आप में धातु है, ठीक है। ये बात की जा रही है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। चलिए पीतल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पीतल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तांबा तो खुद कॉपर ही है, ठीक है, एक तरह की धातु है, लेकिन मिश्र धातुओं की बात की जा रही है तो 3 इसमें मिश्र धातु हैं। एक फर्स्ट नंबर पर पीतल, जर्मन सिल्वर, या चौथे पे डेल्टा धातु या डेल्टा मेटल, हम कह सकते हैं डेल्टा मेटल। तो इसमें बात करें तो 55% तांबा होता है, देखिए चारों की बात करेंगे यहाँ पर हम, तीनों ऑप्शन की जरूरी है। चलिए समझिए पहले डेल्टा मेटल के बारे में। तो इसमें क्या क्या होता है, डेल्टा धातु में तांबा होता है 55%, लगभग 55% इसमें तांबा होता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या होता है, इसमें होता है जस्ता होता है 41%, लगभग 41% जस्ता होता है यानी कि जिंक, और लोहा होता है 4%। इस तरह का जो इसका मिश्रण बनता है डेल्टा धातु का। अब बात करते हैं जर्मन सिल्वर या जर्मन चांदी के बारे में, ठीक है। इसमें 50% तांबा होता है, इसमें कितना होता है 50% तांबा, 40% एल्यूमिनियम और 10% लोहा होता है जर्मन सिल्वर में। बात करते हैं पीतल की, क्योंकि यहाँ पूछा जाएगा सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो सबसे ज्यादा होता है पीतल में। तांबे की बात की 75% होता है, इसमें कॉपर एंड 25% होगा अपना जिंक या हम कहें जस्ता, ठीक है। इसमें तीनों का आपको क्लियर है ना, किसमें कितना कितना परसेंट है। सबसे पहले बात करते हैं डेल्टा मेटल, इसमें 55% तांबा है, ठीक है। उसके बाद कौन सा दूसरे नंबर पर हमारा जर्मन सिल्वर, इसमें कितना है 50%, और पीतल में 75%। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ब्रॉन्ज। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 का राइट आंसर देना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए आप लोग, सभी क्लियर है यहां तक। 5 का आंसर आपको बताना है। चलिए गुलेश साहू, तांबा मिश्र धातु नहीं है, तांबा एक कॉपर, वो क्या धातु है, ठीक है। मिश्र धातु वो होता है जो किसी से मिलकर बना है, 2 या 3 जितने भी धातुओं से मिलकर बनता है वो होता है मिश्र धातु, ठीक है। और एक चीज और आपको याद रखना, जर्मन सिल्वर में जो सिल्वर 1% नहीं है, कई बार पूछा गया जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितने प्रतिशत है, तो 0% है, 1 भी नहीं है, ठीक है। कॉपर जिंक निकल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताना है आपको, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको बताना है। पीतल, कांस्य और जर्मन चांदी में एक आम घटक के रूप में कौन सी धातु मौजूद है, तो वो है तांबा, ठीक है। क्या हो जाएगी, तांबा। चलिए ये आपको याद रखना है अच्छे से। और जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता और निकेल होता है, ठीक है। तांबा 50% होता है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, ये पूछा जाता है कई बार। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, राइट आंसर दीजिए इसका। इसे जंग मुक्त बनाने के लिए लोहे के साथ प्रयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। इसी तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं केमिस्ट्री में, जो आप आज यहाँ पर देखने वाले हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए जल्दी से, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्रोमियम, ठीक है। इसका सी ऑप्शन हमारे से हो जाएगा, क्रोमियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का क्रोमियम राइट आंसर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है, जो उसमें जो जंग नहीं लगती आसानी से। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है, एक तो उसमें होता है क्रोमियम, सेकंड अपना बात करें लोहा एंड निकेल, ये सबके मिश्रण से बनता है स्टेनलेस स्टील, ठीक है। तो क्रोमियम इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनेशन में निम्न में से कौन सा उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है, कौन सा जो उत्प्रेरक ऐसा है उसका उपयोग किया जाता है वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनेशन में। यह आया था एग्जाम में क्वेश्चन एलपी वाले में, जो एलपी का अपना एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था एक क्वेश्चन, वनस्पतियों का हाइड्रोजनेशन निम्न में से कौन सा उत्प्रेरक उसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या जाता है निकेल का, ठीक है। इसका हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा, किसका, निकेल का इसका उपयोग किया जाता है। चलिए सी ऑप्शन का सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार क्या है, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार आपसे पूछा जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार एग्जाम में। तो इसका आकार होता है, उसको लिखते भी कैसे हैं, SF6, ठीक है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड को लिखते हैं SF6 के द्वारा, ऐसे लिखते हैं, इस तरह प्रदर्शित करते हैं। और अष्टभुजाकार या अष्टफलकीय हम कह सकते हैं, ठीक है। या तो बी ऑप्शन इसका समझ सही हो जाएगा हमारा, इंग्लिश वाले देख लें अपना, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है सब कुछ। तो हिंदी में क्या कहते हैं, अष्टफलकीय कह सकते हैं, अष्टभुजाकार, दोनों चीजें भी लिखकर आ सकती हैं एग्जाम में, अष्टभुजाकार है अष्टफलकीय है।
तब हमारा आंसर दोनों में से कोई भी एक हो जाएगा। जो लिखकर आता है वो आंसर हो जाएगा। अष्टफलकीय अष्ट बजाकर आपको अच्छी तरह रखना है। SF6 के द्वारा इसको लिखते हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, कौन सा लुईस एसिड नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा जो है लुईस एसिड नहीं है। लुईस एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, एन लुईस, जिन्होंने काफ़ी सारे जो है प्रयोग किए हैं केमिस्ट्री पर। तो आपको बताना है जो लुईस एसिड कौन सा नहीं है। तो NH3 जो है ये कोई लुईस एसिड नहीं है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका इसके बाद आएगा 10। सी ऑप्शन का सही हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है, केमिकल फॉर्मूला बेकिंग सोडा का। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, राइट आंसर दीजिए इसका क्या होगा। बेकिंग सोडा, चलिए तो बेकिंग सोडा जो है हमारा इसका राइट आंसर होगा NaSCO3, ठीक है। ये तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा इसके बारे में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। NaSCO3 क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 11। चलिए राइट आंसर दीजिए इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन आपको ठीक से पढ़ने होंगे। यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सबसे पहले दिया ड्राई आइस यानी सूखी बर्फ, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। मस्टर्ड गैस ऐसी है, इसका रासायनिक जो युद्ध में उपयोग की जाने वाले जहरीले तरल नहीं है। मस्टर्ड गैस आपको पता ही होगा। टेफ्लॉन है, पॉलीमर युक्त फ्लोरीन। जब डी ऑप्शन हम पढ़ेंगे फ्लोरीन लिखा हुआ है, फ्लोरीन वाले कार्बन, क्योंकि ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। ये कार्बन का अपरूप होता है, तो आपको याद रखना है। बाकी तीनों ऑप्शन अगर हम पढ़ेंगे ठीक से तो तीनों जो है ऑप्शन सही हमको मिलेंगे। डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, ऑप्शन पढ़ के अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है नींबू के रस का pH मान जो है कितना होने की उम्मीद है। इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं, तो कितना होने की उम्मीद है, और ऑप्शन हमको पढ़ना है। 7 से अधिक, 7 के बराबर, कुछ भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, यानी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, या लेस देन 7 यानी कि 7 से कम, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर मोर देन 7, इक्वल टू 7, नथिंग कैन बी प्रेडिकेटेड, या लेस देन 7 क्या होगा। ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको आंसर बताना है। लगभग जो नींबू के रस का जो pH मान होता है 2 के आसपास होता है, ठीक है। अम्लीय होता है, ज़्यादा अम्लीय होता है, 2 के आसपास ही रहता है इसका सभी तरह का। अगर हम चेकअप करें तो नींबू का जो है तो हमेशा 7 से कम ही होगा, कभी भी ज़्यादा नहीं होगा नींबू के रस का, ठीक है। 7 से ज़्यादा निकलेगा तो क्या क्षारीय हो जाएगा। नींबू होता है अम्लीय, तो हमेशा 7 से कम होगा। क्लियर, इसका डी ऑप्शन हमारे से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सिरका को रासायनिक रूप से जाना जाता है, यानी सिरके का जो केमिकल रूप जो है वो आपसे पूछा जा रहा है, कैसे जाना जाता है उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, सिंपल सा आपका आंसर आपको दिख रहा ही होगा। सिरका को जो सिरका अम्ल भी कहा जाता है, इसका बी ऑप्शन, ए ऑप्शन हमारे से हो जाएगा फर्स्ट पर जो दिया हुआ है, ठीक है। चलिए ये तो आपको क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 14, गैसोहोल का मिश्रण है, यानी किसका मिश्रण है गैसोहोल जो है। चलिए गैसोहोल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। इसमें जो लगभग 10% पेट्रोल होता है, इसका पेट्रोल के लिए अच्छा विकल्प माना जाता है ये गैसोहोल। तो इसमें होता क्या है एक्चुअली में बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 14 है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा गैसोलीन एंड इथेनॉल, ठीक है। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी, गैसोलीन एवं जो है इथेनॉल, ठीक है। गैसोहोल जो गन्ने के रस से भी प्राप्त होता है, इसमें काफ़ी सारी मात्रा उसकी मिलाकर पेट्रोल मिलाकर बनाया जाता है गैसोहोल, तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा गैसोलीन और इथेनॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सी बी हो जाएगा हमारा, जो बी ऑप्शन पर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, पौधों का नाइट्रोजन के रूप में प्राप्त करते हैं, यानी किसके रूप में, पौधे जो हैं, पौधों को जो नाइट्रोजन किसके रूप में प्राप्त होता है। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो हम तो ले लेते हैं नाइट्रोजन के रूप में, लेकिन पूछा जा रहा है जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। किस रूप में उनको प्राप्त होती है, ग्रहण करते हैं, एक ही बात है, लेकिन पूछा आपसे जा रहा है पौधों को जो नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं। तो पौधे हमेशा जो है नाइट्रेट के रूप में, बी ऑप्शन का सही हो जाएगा, किसके रूप में, नाइट्रेट के। वो डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकते, नाइट्रोजन को जो है नाइट्रेट में बदलना होगा, उसके बाद ही वो ग्रहण कर सकते हैं। 15 का आंसर हमारा हो जाएगा नाइट्रेट, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन को जो नाइट्रेट में कौन बदलता है, तो ये बदलता है जीवाणु। राइजोबियम जो जीवाणु होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके नाइट्रेट में बदल देता है, जिसको जो है पौधे स्वतंत्र रूप से ग्रहण कर सकते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका नाइट्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 16, राइट आंसर देना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सी गैसों का एक मिश्रण खानों में मुख्यतः दुर्घटना का कारण बनता है।
जो खदानें होती हैं, कोयले की खदानें, किसी भी खदान होती है जमीन के जो अंदर होती खदानें, उनकी यहाँ पर बात की जा रही है। उसमें जो है कौन सी गैसों का ऐसा मिश्रण है जो मुख्यतः दुर्घटना का कारण बनता है। कई सारे लोगों की इसमें मृत्यु भी हुई है, इस तरह की जो दुर्घटना हुई है गैसों के मिश्रण के कारण। तो उसमें जो है मीथेन और वायु, ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। मीथेन और वायु का मिश्रण बन जाता है। मीथेन इसका प्रमुख कारण होती है, जिसके कारण जो है दुर्घटना हो जाती है वहां पर, ठीक है। चलिए सी ऑप्शन का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। इनमें से कौन सा विस्फोटक नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। विस्फोटक कौन सा नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको आंसर देना है। पूछा आपसे जा रहा है कौन सा जो विस्फोटक आपका नहीं है। तो ऑप्शन आपके हैं 4 आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 17 है उसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। डी को अगर हम पढ़ेंगे चारों ऑप्शन तो सभी इसमें तीनों दिए हुए हैं। तीनों क्या है, एक तरह के जो विस्फोटक हैं। आरडीएक्स तो आपको पता ही वो क्या है, विस्फोटक है। लेकिन अब जो डी ऑप्शन अगर हम पढ़ने जाएंगे तो क्या है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। इसका जो निश्चेतक के रूप में ऑपरेशन वगैरह होते हैं, डॉक्टर वगैरह इसका उपयोग करते हैं बेहोश करने के लिए, ठीक है। निश्चेतक कहते हैं इसको, निश्चेतक के रूप में जाना जाता है। क्या है ये, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। चलिए अब आप लोग बोल रहे स्पीड कम कीजिए, कभी कहते हो ज़्यादा कीजिए। चलिए तो इसका डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। नोबेल आयल या ऑयल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, नोबेल ऑयल जो है निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसका नाम है। इसको जो नोबेल ऑयल का जो नाम दिया गया है, कौन सा ऐसा विस्फोटक है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये सभी विस्फोटक हैं, जैसे हम बात करें टीएनजी वगैरह, ये सारे, जैसे कि आरडीएक्स का नाम ज़्यादा सुना होगा आपने, उसके बारे में जानते हैं, वो विस्फोटक है। इसी तरह से ये भी होते हैं, ठीक है। चलिए तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, नोबेल आयल के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो टीएनजी इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको नोबेल आयल के रूप में भी जाना जाता है, आयल या ऑयल, ठीक है। नोबेल ऑयल के रूप में किसको, टीएनजी को जाना जाता है। अब टीएनजी क्या है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। फुल फॉर्म इनका आपको याद रखना है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। तो इसका हमारा क्या ऑप्शन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 19, आरडीएस का आविष्कारक जो है, आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा जा रहा है, आरडीएस वाज इन्वेंटेड बाय, किसके द्वारा जो है इसका आविष्कार किया गया, आरडीएक्स के। एंड आरडीएक्स का कई बार फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। साइक्लोट्राइमेथाइलिन ट्राई नाइट्रामाइन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है आरडीएक्स का, माफ कीजिएगा रासायनिक सूत्र होता है। फुल फॉर्म होता है इसका रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म होता है आरडीएक्स का, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म होता है। एंड अगर हम बात करें इसका रासायनिक जो सूत्र होता है, रासायनिक जो नाम होता है, वो होता है साइक्लोट्राइमेथाइलिन ट्राई नाइट्रामाइन। अब इसके सूत्र के बारे में बात कर लेते हैं। C3, देखिए आरडीएक्स का सूत्र के बारे में बात करें तो क्या होगा, C3, ठीक है। C3 यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, H6, उसके बाद आएगा अपना क्या, N6, उसके बाद O6। ये इसका जो फॉर्मूला होता है। तो इसका जो आविष्कार किया था जर्मनी के वैज्ञानिक थे डी हैनिंग, ठीक है। हैनिंग जो आविष्कार, डी ऑप्शन का सही हो जाएगा। काफी सारे लोग आंसर ए दे रहे हैं। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, ना कि आरडीएक्स का। देखिए काफी सारे लोगों का, मोस्टली पीपल का आंसर क्या आ रहा है, अल्फ्रेड नोबेल। उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, ना कि आरडीएक्स का। हैनिंग जो है इसका आविष्कारक है। कौन, हैनिंग। कहाँ के थे, जर्मनी के थे ये आपको याद रखना है। देखिए इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, गलतियां हो जाती। किसने खोज की थी आरडीएक्स की, हैनिंग ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। हैनिंग जो कि जर्मनी के थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया था आरडीएक्स का। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएं, निम्नलिखित में से क्या आरडीएक्स का एक अन्य नाम है। आरडीएक्स आपको अच्छे से पढ़ के चलना है, इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 20, राइट आंसर दीजिए इसका, क्या होगा। डायनामाइट का क्या पूछा जा रहा है भाई, क्वेश्चन पूछा है अभी किसी ने। नोबेल का तेल कहते हैं डायनामाइट को, और काफी सारे विस्फोटक होते हैं उसका बनाने के लिए, नाइट्रोजन का, डायनामाइट का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा है आरडीएक्स का एक अन्य नाम है, तो इसका अन्य नाम जो है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर साइक्लोनाइट, ठीक है। साइक्लोनाइट डी ऑप्शन का सही हो जाएगा। काफी सारे लोगों का आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, दीजिए इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक के रूप में उपयोग किया जाता है। अब आपको अच्छे से ऑप्शन पढ़ के आंसर देना है। विस्फोटक के रूप में उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका है 21, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 21 है, निम्नलिखित में पूछा जा रहा है आपसे कौन एक विस्फोटक के रूप में उपयोग किया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन जो है
जैसा कि हम देखते आ रहे हैं ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है विस्फोटक के रूप में, नाइट्रोग्लिसरीन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विस्फोटक के रूप में उपयोग होता है इसका नाइट्रोग्लिसरीन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर डी हो गया हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा? विस्फोटकों के उत्पादन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया हो क्या होगा आंसर इसका, ग्लिसरॉल। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आपको समझ में आ रहा होगा, ग्लिसरॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोग्लिसरीन या ग्लिसरॉल ये सारे जो विस्फोटकों के जो है उत्पादन में काम में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक ईंधन है? कौन सा जो है नेचुरल फ्यूल है आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 23 के अंतर्गत। देखिए प्राकृतिक ईंधन से भी या इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनते हैं एग्जाम में। तो कौन सा प्राकृतिक ईंधन है? पेट्रोलियम जो है प्राकृतिक है, इसका हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा जो कोयला गैस है, तार है, कोक है, ये सब जो बनाई जाती है, लेकिन प्राकृतिक क्या है, नेचुरल क्या है, पेट्रोलियम, तब इसका हमारा आंसर डी होगा। ठीक है, हालांकि पेट्रोलियम जो कई नाम दिया गया है इसको, जो हम बाइक में पेट्रोल भरवाते हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन पेट्रोलियम ही कहा जाता है इसको। ठीक है, वो तो एक प्रक्रिया के बाद जो आसान प्रवाजी आसान की विधि के बाद कच्चे तेल को बनाकर जो पेट्रोल बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है प्राकृतिक ईंधन, तो पेट्रोलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 23 का आंसर हमारा डी होगा। ठीक है, काफ़ी सारे लोग कोयला गैस कह रहे हैं, लेकिन इसका डी ऑप्शन हमारा सही होगा, कोयला गैस प्राकृतिक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 24, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन सबसे शुद्ध ईंधन है? ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, राइट आंसर आपको देना है। देखिए क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछा जा रहा है जीवाश्म ईंधन कौन सा है सबसे शुद्ध ईंधन है, यहाँ पर शुद्ध ईंधन की बात की जा रही है, तब हमारा आंसर क्या होगा, प्राकृतिक गैस। ठीक है, नेचुरल गैस जो है जीवाश्म ईंधन का सब जो सबसे शुद्ध ईंधन है। ठीक है, तब हमारा आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन का सही हो जाएगा, नेचुरल गैस। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। अब आपसे पूछा जा रहा है कौन सा जीवाश्म ईंधन है, तो ज़्यादा लोगों को समझ में आ गया होगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका 25 का आसानी से। कौन सा जो है जीवाश्म ईंधन है? चलिए जीवाश्म ईंधन जो है कौन सा समझ में आ रहा होगा आपका, कौन सा है, प्राकृतिक गैस, यानी कि हम कहें नेचुरल गैस। क्लियर, 25 का क्या होगा, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 26। ऑक्टेन संख्या है, ऑक्टेन नंबर जो होता है, ऑक्टेन नंबर किसकी गुणवत्ता की माप है, यानी किसकी जो है क्वालिटी की जांच होती है ऑक्टेन नंबर से। ऑक्टेन नंबर या ऑक्टेन संख्या हम कहें तो जो है किसकी माप होती है, किसकी गुणवत्ता, किसकी क्वालिटी जो उसकी मापी जाती है, खाद्य तेल की, डीजल की, मिट्टी की तेल की या सुगंधित तेल की। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर आपका है 26, दीजिए राइट आंसर क्या होगा 26 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 जो है ऑक्टेन संख्या किसकी, डीजल की होती है। ठीक है, डी ऑप्शन का सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डीजल। ठीक है, 26 का डीजल राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्टेन संख्या जो है डीजल की गुणवत्ता की जांच होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, कुकिंग गैस मुख्य रूप से क्या है? कुकिंग गैस जो है मुख्य रूप से क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे तब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड किसी तरह से कुकिंग गैस में काम में नहीं आती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं है, तो एक जहरीली गैस है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन भी नहीं, तब हमारा आंसर क्या होगा, मीथेन। ठीक है, बायोगैस करके, गोबर गैस करके काफ़ी सारी जगह ऐसी मीथेन गैस जो कुकिंग गैस के काम में आती है, तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 27 का मीथेन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 28, बायोगैस मुख्य रूप से होती है, बताइए क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, यहां आपसे पूछा जा रहा है बायोगैस के बारे में, मुख्य रूप से क्या होती है ये बायोगैस, बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर दीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 28 है, बायोगैस मुख्य रूप से होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। प्रोपेन ब्यूटेन एलपीजी के मुख्य घटक हैं, वो अलग चीज है। यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा आपसे पूछा जा रहा है, आप लोग कुछ और बता रहे हो। ठीक है, प्रोपेन ब्यूटेन जो है एलपीजी के प्रमुख घटक है। चलिए 28 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, CO2 और मीथेन। ठीक है, CO2 और मीथेन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, इसका बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा है, सी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बायोगैस जो मुख्य रूप से 50 से 75% इसमें जो है
50 से 75% यानी 50 से 75% इसमें होती है मीथेन। एंड बात करें CO2 की तो 25 से 45% तक क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए सी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 सभी का आंसर आना चाहिए इसका। CNG, आपके आसपास भी CNG वाली काफ़ी सारी ऑटो दिखती होंगी आपको, अब तो उसकी कार भी आने लगी है CNG की काफ़ी समय से, और भी कई चीज़ें जो है CNG से चलने आ रही हैं। इससे क्या होता है, प्रदूषण जो है काफ़ी कम हो जाता है इससे। डीजल वाहन, पेट्रोल वाहन के मुकाबले अगर बात की जाए तो CNG के द्वारा जो वाहन चलते हैं उनसे प्रदूषण बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो 29 आपसे पूछा जा रहा है तो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या होगा इसका फुल फॉर्म। चलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। CNG का फुल फॉर्म है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। इसका भी जो प्रमुख घटक क्या होता है CNG का, मीथेन होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कई बार पूछा गया, CNG का प्रमुख घटक तो क्या है, मीथेन है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोमोबाइल इंजन के लिए एंटी फ्रीज के रूप में उपयोग किया जाता है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑटोमोबाइल जो इंजन होते हैं उनके लिए एंटी फ्रीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा जा रहा है, तो किया जाता है किसका, इथिलीन ग्लाइकोल का। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इथिलीन ग्लाइकोल का जो प्रयोग किया जाता है इसमें। चलिए तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इथिलीन ग्लाइकोल। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा तरल ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर। चलिए विश्व मोहन सिंह CGL 2018 जल्द ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसी खबर आ रही है कि CGL जो है जल्दी आपको देखने को मिल सकता है उसका नोटिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने, निम्नलिखित में से जो कौन सा तरल ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, तो आपको समझ में आएगा इसका आंसर क्या होगा, पारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का क्या होगा, पारा यानी कि मरकरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 भी इसी रिलेटेड लग रहा है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर तरल है। ये आपसे पूछा जा रहा है, धातुओं की बात की जा रही है, ऐसी कौन सी धातु है जो सामान्य तापमान पर भी तरल है यानी कि लिक्विड है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 32। चलिए इसका राइट आंसर दीजिए जल्दी से आप लोग, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपसे बात की जा रही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पारा। ठीक है, पारा एक ऐसी धातु है जो तरल रूप में यानी लिक्विड में पाई जाती है। और इसके अलावा हम बात करें, इसको क्विक सिल्वर भी कहते हैं, क्विक सिल्वर भी कहते हैं पारा को, यानी कि मरकरी को, इसको Hg करके लिखते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड इसका एक अयस्क है, वो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, पारे का एक अयस्क है सिनेबार। ठीक है, वो हमें अच्छे से याद रखना है, सिनेबार। ठीक है, थर्मामीटर में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा रक्तदाब मापी यानी कि स्पिग्नोमैनोमीटर में इसका उपयोग किया जाता है, बैरोमीटर में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है पारे के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 33, पारा मूल रूप से थर्मामीटर उपकरणों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्टता है, यानी कि क्या है इसकी विशिष्टता, ऑप्शन पढ़िए और आंसर दीजिए इसका क्या होगा। पारा मूल रूप से थर्मामीटर उपकरणों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्टता है, क्या है इसकी विशिष्टता, इसलिए जो थर्मामीटर उपकरणों पर उपयोग इसका किया जाता है, जैसे कि तापमापी यानी कि थर्मामीटर में इसका उपयोग किया जाता है। एंड इसके अलावा बात करें स्पिग्नोमैनोमीटर में भी किया जाता है, काफ़ी सारी चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है इस तरह के में। तो क्यों किया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि ये ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है। ठीक है, तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। राहुल पाल बिल्कुल सही कहा, ब्रोमीन नॉन मेटल ऐसा है जो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 33 का आंसर हो जाएगा, ऊष्मा के अच्छे सुचालक होता है पारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, भाप के ऊपर से गुजरने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। ये आपको पूछा है, यानी कि यहाँ पर आप मान लीजिए भाप निकल रहा है, उसके ऊपर से ऐसी कौन सी चीज़ है इनमें से, इसको अगर ऊपर से निकालते तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, कोई सा जो है रिफ्लेक्शन नहीं होता, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर आपका है 34, राइट आंसर दीजिए इसका क्या होगा राइट आंसर इसका। चलिए आपके सामने 34 है, राइट आंसर आपको इसका देना है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। तो ये है एल्यूमिनियम, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, एल्यूमिनियम है ये। ठीक है, धातुओं में अगर बात की जाएगी तो एल्यूमिनियम भूप्रपटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है धातुओं में। तत्व की बात नहीं की जाएगी, तत्व की बात की जाएगी तो ऑक्सीजन है, लेकिन धातुओं में भूप्रपटी में क्रस्ट में अगर सबसे ज्यादा कुछ पाया जाता है वो है एल्यूमिनियम, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसका जो अयस्क पूछे जाते हैं, बॉक्साइड है इसका अयस्क, जिसको हाइड्रेटो एल्यूमिनियम कहते हैं, कोरंडम है, एंड इसके अलावा डायस्पोर है, इसके जो है अयस्क आपको याद रखने हैं, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, बताइए इसका राइट आंसर। आयरन से प्राप्त किया जाता है, ये आपसे पूछा जाए किससे प्राप्त किया जाता है? आयरन यानी कि लोहा, शुद्ध लोहे की बात की जा रही है आपसे यहाँ पर। विकास कुमार, 8 बजे क्लास स्टार्ट होती है अपनी, ठीक है, डेली। पहली बार आए तो वेलकम। 8 बजे शुरू होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आप यहाँ आपको देना है। यहाँ आपसे पूछा क्या जा रहा है कि आयरन किससे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो आयरन जैसे यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ेंगे तो काफ़ी सारे लोगों को आंसर समझ में आ गया होगा क्या होगा। तब इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी। जितने भी लोगों ने दिया बिल्कुल सही दिया है। हेमेटाइट, हेमेटाइट क्या है? एक अयस्क इसका अच्छी मात्रा में जो है इससे प्राप्त होता है लोहा, हेमेटाइट के द्वारा, ठीक है। अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है हेमेटाइट से लोहा की। अगर हम बात करें हेमेटाइट का फॉर्मूला कई बार पूछा गया है, तो Fe3O4, ये आपको याद रखना है। Fe3O4 किसके लिए? हेमेटाइट के लिए, ठीक है। Fe से तो वैसे लोहा लिखते हैं, Fe3O4 जो है इसका फॉर्मूला होता है, ये हमें अच्छे से याद रखना है हेमेटाइट के बारे में, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है, और आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो जल्दी से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो प्रतिदिन आपकी 8 बजे जो लाइव क्लास शुरू होती है, जिसमें हम प्रतिदिन अलग अलग जो टॉपिक्स पर इस तरह की डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन का। अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें वीडियो को लाइक करने के बाद। एंड जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन रखिए, आपको 8 PM नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, जिसके थ्रू आप इस तरह की क्लासेस मिस नहीं करोगे, ठीक है। सब्सक्राइब कर लें सभी लोग, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनको भी सब्सक्राइब करवाएं अपना चैनल, ठीक है। सभी को जोड़ें, लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो SSC का पेपर के बारे में आप क्या पूछ रहे थे अभी आप पूछ सकते हो मेरे से, किस एग्जाम की आप पूछ रहे हो। SSC GD का तो अभी एग्जाम नहीं होना आपका, फिलहाल समय है उसमें, अच्छे से तैयारी कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए फिजिक्स के भी हम रख लेंगे, बायो का हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा, अनअकैडमी पर बायोलॉजी के अलग से क्लासेस चल रही हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए एल्यूमिनियम के एस किसी ने पूछे हैं अभी, तो एल्यूमिनियम के एस के बारे में बात कर लेते हैं। आपको बॉक्साइड सबसे अच्छे से याद रखना है, कोरंडम आप याद रखिए, ये 2-3 आपको अच्छे से याद रखना, ज़्यादा नहीं रखना, ठीक है। बॉक्साइड सबसे ज़्यादा याद रखना, वो पूछा जाता है, हाइड्रेटो एल्यूमिनियम कहते हैं उसको, ठीक है। तो चलिए क्लियर है यहाँ तक सबका। तो आगे बढ़ते हैं हम, यानी कि आज की क्लास हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। और अपना स्कोर जरूर बताएं आपका कितना रहा है। 35 क्वेश्चन थे हमारे आज के, उसमें से आपका स्कोर कितना रहा है कमेंट करके आप बाद में भी बता सकते हो। चलिए मिलते हैं हम कल 8 PM, सभी से मुलाकात होगी। एंड आप लोग मेरे साथ अनअकैडमी पर भी जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो लोग नए हैं वो जुड़ सकते हो, अनअकैडमी पर काफ़ी सारे लोग पहले से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, इसके थ्रू आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। चलिए मिलते हैं कल, गुड नाइट सभी को।